हेलो फ्रेंड्स, आज ये एनवायरनमेंट की 5वीं लेक्चर है। अगर आपने पिछला चारों लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से पहले उसे देख लें क्योंकि सारे कंटिन्यूटी में है, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायो जियो केमिकल साइकिल या इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, चाहे उसका ग्रोथ के लिए या उसके रिप्रोडक्शन के लिए या जो भी और अदर बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, हमेशा उसे कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। हमेशा उसे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। ये जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट होता है किसी सॉइल में एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर गिवन टाइम पे जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है सॉइल में, उसे बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। अब अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट में कैसे क्या हो गया, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ये जो एक पर्टिकुलर टाइम पे जितना अमाउंट में प्रेजेंट होगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे सॉइल में, उसे बोलेंगे स्टैंडिंग स्टेट। और ये जो न्यूट्रिएंट होता है ये हमेशा फिक्स नहीं रहता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसी में फिक्स रहेगा, ये हमेशा मूव करते रहता है। यानी ये क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म से मूव करेगा, फिर यानी एटमॉस्फेयर में जा सकता है, एटमॉस्फेयर से फिर अर्थ में जा सकता है, यानी सॉइल में जा सकता है, वहाँ से फिर से ये ऑर्गेनिज्म में जाएगा। इस तरह से कंटिन्यूसली एक साइकिल क्रिएट करता है। इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या इसका दूसरा नाम है बायो जियो केमिकल साइकिल। तो वही आप पढ़ सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम मीन्स ए बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट में क्या करता है, मूव करता है, न्यूट्रिएंट मूव करते रहता है। इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इसका दूसरा नाम है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो मीन्स क्या हो गया, लाइफ, लिविंग बींग, और जियो मीन्स हो गया अर्थ, केमिकल मीन्स न्यूट्रिएंट्स, यानी जो लिविंग बींग से क्या होगा, अर्थ में ट्रांसफ़र होगा न्यूट्रिएंट, अब फिर वहाँ से लिविंग बींग में ट्रांसफ़र होगा, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जाएगा किस में, अर्थ में जाएगा। अर्थ मीन्स हो गया रॉक हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, इसमें जाएगा न्यूट्रिएंट, और वहाँ से फिर से वापस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, एक साइकिल क्रिएट कर रहा है। इसी को बोल देंगे बायो जियो केमिकल साइकिल। तो क्या हो गया, दीज एलिमेंट्स और मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होगा हमेशा सर्कुलेशन में होगा, मूविंग फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग एंड देन बैक टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इन ए मोर और लेस सर्कुलर फैशन। दिस सर्कुलर फैशन इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है गैसियस, एक होता है सेडिमेंट्री। यानी ये सोर्सेज के आधार पे यानी क्लासिफाई किया गया है, गैसियस यानी गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। अगर आपका रिजर्वायर, अगर न्यूट्रिएंट जो भी है वो अगर एटमॉस्फेयर में है, जो रिजर्वायर है वो अगर एटमॉस्फेयर में यानी गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है तो उसे बोलेंगे गैसियस साइकिल। अगर न्यूट्रिएंट जो है वो अवेलेबल है अर्थ के क्रस्ट में यानी सेडिमेंट्री रॉक में अवेलेबल है तो उसे बोलेंगे सेडिमेंट्री साइकिल। अब गैसियस साइकिल जो है, गैसियस साइकिल में भी बहुत सारे होंगे, तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वाटर साइकिल, या तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होगा कि वाटर का कंटिन्यूस सर्कुलेशन होगा, कि अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर से फिर से अर्थ में, इस तरह से क्या होगा कि ये सर्कुलेट करते रहेगा। इसका जो मेन फोर्स होता है इसके पीछे, यानी जो सर्कुलेशन के पीछे, जो वाटर का साइकिल के पीछे जो मेन फोर्स होता है वो होता है सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी मेन फोर्स होता है इसके पीछे। तो वाटर जो भी है हमारे प्लानेट में वो स्टोर होता है बहुत सारे रिजर्वायर में। जैसे रिजर्वायर हो गया आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वाटर वेपर के रूप में, उसी तरह से ओशियन हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, सॉइल्स हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, स्नोफील्ड्स, ग्राउंड वाटर, यानी ये सब क्या हो गया, सोर्सेस हो गया वाटर का। अब यहाँ से क्या होगा, सोलार एनर्जी के कारण से है, यहाँ आप साइकिल देख सकते हो कि यहाँ पे ओशियन में वाटर है, और ये जब क्या होगा कि सन के एनर्जी के कारण से यानी सोलर एनर्जी के कारण से क्या होगा, ये इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होकर के क्या होगा, ये ऊपर जाएगा यानी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा वाटर वेपर के रूप में, और ये वहाँ जाकर के क्या होगा, कंडेंसेट हो जाएगा, कंडेंसेट होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। यही क्लाउड फिर से क्या करेगा, प्रिसिपिटेशन होगा, इसका प्रिसिपिटेशन होकर के भी फिर क्या होगा, ये अगर मान लीजिए ये अर्थ के यानी लैंड पे अगर ये फॉल करता है, प्रिसिपिटेट होता है, तो ये फिर से वापस चला जाएगा ओशन में यहाँ से, या तो परकुलेट हो जाएगा अंदर दिस इनसाइड दिस सॉइल, और फिर इसी तरह से इवेपोट्रांसपिरेशन, जो प्लांट हो गया वो क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा सोलर एनर्जी के कारण से।
यानी फोटोसिंथेसिस जिसमें होता है तो वो इवेपोट्रांसपिरेशन भी करता है, तो वो फिर वापस कहाँ जाएगा, कंडेंसेशन भी होगा उसका भी, और कंडेंसेशन होकर के वही फिर से उसी का प्रेसिपिटेशन होगा, और फिर से ये क्या कर रहा है, एक साइकिल बना रहा है इस तरह से, तो इसे बोलेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वाटर मूव्स फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अनदर बाय प्रेजेंस ऑफ इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, डिपोजिशन, रन ऑफ और इन्फिल्ट्रेशन एंड ग्राउंड वाटर फ्लो। तो ये हो गया आपका वाटर साइकिल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब दूसरा जो है कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन के बारे में हम लोग पहले जानते हैं, कार्बन साइकिल को पढ़ने से पहले। तो कार्बन अगर आप देखेंगे तो जो ड्राइवेट होता है, ड्राइवेट का 49% जो पार्ट होता है वो होता है आपका कार्बन होता है। कार्बन कंस्टिट्यूट 49% ऑफ ड्राइवेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इज नेक्स्ट ओनली टू वाटर। वाटर के बाद दूसरे नंबर पे कार्बन आता है। इफ़ वी लुक एट द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन, अगर हम टोटल ग्लोबल कार्बन के बारे में देखें, उसका टोटल क्वांटिटी को देखें, तो जो टोटल 71% जो कार्बन है वो डिजॉल्व ओशियन में पाया जाएगा, यानी ओशियन में डिजॉल्व है। और कार्बन जो एटमॉस्फेयर में वहीं पर प्रेजेंट होता है वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। कार्बन साइकिल में क्या होगा कि यहाँ पे कंटिन्यूस एक्सचेंज होगा किसका, कार्बन का, बिटवीन द एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिज्म के बीच में, यानी कार्बन का यहाँ पे साइकिल होगा। ये मेनली शॉर्ट टर्म साइकिल होता है, ज़्यादातर ये शॉर्ट टर्म साइकिल होता है, लेकिन कुछ कुछ में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म साइकिल भी होता है। जैसे कि मान लीजिए जो अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, वो अगर मान लीजिए कोई पीटी लेयर जो होगा मॉर्सी सॉइल का, उसमें जा कर के अगर स्टक हो गया, यानी जमा हो गया, स्टोर हो गया, और वो क्या हो गया, या तो इनसॉल्युबल कार्बोनेट जो होगा, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहाँ पे जा कर के वो यानी बॉटम में जा कर के बैठ गया सेडिमेंट के फॉर्म में, तो वो जब फिर एक्सपोज होगा तब जा कर के वो रिलीज होगा कार्बन, यानी तब तक के लिए क्या होगा, वो यानी लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे डिपॉजिट हो गया है। तो अब कार्बन साइकिल को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, वो कार्बन जो प्रेजेंट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होगा, CO2 के फॉर्म में। और यहाँ से प्लांट इसे क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करेगा, प्लांट और ट्री इसे फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करेगा। फिर जब इसे एनिमल ईट करेगा, यानी फूड के लिए यूज करेगा, कंज्यूम करेगा प्लांट को, तो क्या होगा, कार्बन इसमें ट्रांसफ़र होगा, एनिमल में ट्रांसफ़र होगा फूड चेन के रूप में। और यहीं पे जब एनिमल का डेथ होगा और प्लांट और ट्री का भी जब डेथ होगा, तो क्या होगा, ये जा कर के रॉक के नीचे दब जाएगा तो क्या होगा, उससे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होगा। पेट्रोलियम का जब फिर बर्निंग होगा तो फिर से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फिर से ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर प्लांट और ट्री जो है अगर कोल के अगर नीचे सेडिमेंट के रूप में दब जाता है तो ये क्या होगा, कोल का फॉर्मेशन होगा। अब कोल का फिर से बर्निंग होगा तो क्या होगा, ये फिर से CO2 रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में। अब वहीं पे अगर हम ओशियन मरीन सिस्टम का बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 जा करके डिजॉल्व होगा वाटर में और क्या करेगा, कार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। और ये कार्बोनेट आयन क्या करेगा, लाइमस्टोन रॉक का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से ये कार्बन साइकिल यानी सर्कुलेट होता है एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि एनिमल जब रिस्पिरेशन करेगा तो क्या होगा, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये हम लोगों ने पूरा कार्बन साइकिल के बारे में जान लिया। अब तीसरा जो है हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानेंगे। तो नाइट्रोजन साइकिल को जानने से पहले हम लोग नाइट्रोजन के बारे में जानेंगे। जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में वो डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन गैस डाई नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर इसका आप केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे तो इस तरह से बनता है, यानी 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और 3 कोवेलेंट बॉन्ड है तो यानी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा मीन्स इसे ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, यानी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा इसका बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इसलिए क्या होगा, स्टेबल होगा यानी इनएक्टिव फॉर्म में होगा। इनएक्टिव फॉर्म में यानी ये रिएक्ट नहीं करेगा, इनर्ट फॉर्म में होगा। इसे इनर्ट भी बोल सकते हैं, इनर्ट फॉर्म में होगा जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होगा, यानी इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है। और ये जो नाइट्रोजन होता है ये कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस डायटोमिक गैस होता है जिसका फॉर्मूला N2 होता है, हम लोगों ने देख लिया। आई जो अगर एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो सारे गैस का जो होगा वॉल्यूम वाइज उसका 78% जो होता है नाइट्रोजन ही होता है, लेकिन है अबंडेंस मात्रा में, लेकिन ये यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट फॉर्म में है, ये रिएक्ट नहीं कर सकता है किसी के साथ। तो इसीलिए इसको पहले यूज करने के लिए इसको यूजेबल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं पहले नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। तो नाइट्रोजन जो होता है सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वो चाहे अमीनो एसिड के फॉर्म में हो, अमीनो एसिड मीन्स प्रोटीन के फॉर्म में हो, या तो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड मीन्स DNA या RNA में पाया जाता है नाइट्रोजन। और एनर्जी
ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल जो होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है। बाकी तो आप जानते ही होंगे कि अमीनो एसिड प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रेजेंस होता है, न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए होता है वहाँ भी नाइट्रोजन का प्रेजेंस होता है, यानी सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। उसी तरह से एटीपी के बारे में जानते हैं कि एटीपी क्या करता है। अब जो सेल्स होता है हमारे बॉडी में, सेल्स को जो होता है केमिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना एनर्जी का कैसे वो अपना टास्क परफॉर्म करेगा। तो एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? तो पहला तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, दूसरा जो सब्सटेंस होता है, जो नीडेड सब्सटेंस होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। नीडेड सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और तीसरा जो है मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करने के लिए, मैकेनिकल वर्क मीन्स हो गया आपका मसल्स का मूवमेंट के लिए, मसल्स के मूवमेंट में भी के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो एनर्जी की ज़रूरत होती है सेल्स को, ये एनर्जी कहाँ से आएगा? तो ये एनर्जी ला करके प्रोवाइड करता है एटीपी एनर्जी इसको प्रोवाइड करता है। तो क्या एटीपी एनर्जी स्टोर करती है? नहीं, एटीपी एनर्जी स्टोर नहीं करती। ये क्या करती है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और वहाँ से कैरी करके इसे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो एटीपी जो है एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल नहीं है, नॉट एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल। ये सिंपली क्या करेगा, जो फूड मॉलिक्यूल है, फूड मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी बना है, यानी जो फूड मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है उसको कैप्चर करेगा। ये कैप्चर करके क्या करेगा, ये इस एनर्जी को ही ट्रांसफ़र करके सेल के पास पहुंचाता है। यही काम है इसका एटीपी का। तो इसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन का ज़रूरत होता है, यानी ये भी नाइट्रोजन से ही बना होता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से ही बना होता है। अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखोगे तो ह्यूमन बॉडी में अगर मास वाइज देखोगे 3% नाइट्रोजन मास वाइज प्रेजेंट होता है। अब फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, जो कि ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बाद अगर चौथा एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में तो वो होता है नाइट्रोजन। ये इम्पोर्टेंस है यानी नाइट्रोजन का हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब नाइट्रोजन गैस जो एग्जिस्ट करता है ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होता है वो अभी हम लोगों ने देख लिया कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, किसके फॉर्म में? प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये या न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है कि फूड चेन के थ्रू क्या होता है, पास हो जाता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में फूड चेन के थ्रू पास होगा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन, वो प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, पास होता है। जब भी एक यानी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेगा तो उससे जो होगा नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन पास होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म में। फिर उसी तरह से इनऑर्गेनिक फॉर्म जो होगा नाइट्रोजन का वो एटमॉस्फेयर में मेनली पाया जाता है। ये नाइट्रोजन जो अवेलेबल होता है, यानी ये जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल होता है ये डायरेक्टली यूजेबल नहीं होता है प्लांट के द्वारा। इसमें क्या करता है, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो पहले इसे इनर्ट नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसे कि नाइट्राइट्स या तो नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वो यूजेबल फॉर्म जो होता है वो प्लांट इसे कंज्यूम करता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो लगभग 78% वॉल्यूम वाइज प्रेजेंट है, यानी इन बहुत ही ज़्यादा एकदम नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अबंडेंस मात्रा में प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, लेकिन यूजेबल फॉर्म में नहीं है, डायरेक्टली उसको यूज नहीं करते हैं। तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उसे फिक्स करना पड़ेगा, यानी कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी अमोनिया या तो नाइट्राइट्स या तो नाइट्रेट में, यानी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि प्लांट उसे कंज्यूम कर सके। ये जो कन्वर्ट होगा यानी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये फिर से क्या होगा, फिर से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होगा, वहाँ से फिर और भी बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और उसके बाद में फाइनली ये फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। यानी क्या कर रहा है, एक साइकिल बना रहा है, तो इसी को बोलेंगे नाइट्रोजन साइकिल। तो आप पढ़ सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल इज ए बायो जियोकेमिकल प्रोसेस थ्रू विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू मेनी फॉर्म्स, यानी बहुत सारे फॉर्म में कन्वर्ट होगा एंड कंजिक्यूटिवली पासिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द सॉइल टू द ऑर्गेनिज्म एंड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर से सॉइल में जा रहा है, सॉइल से फिर ऑर्गेनिज्म में जा रहा है और फिर से वापस ये एटमॉस्फेयर में जा रहा है। इसी प्रोसेस को बोलेंगे नाइट्रोजन साइकिल। और ये जो स्टेजेज जो होता है नाइट्रोजन साइकिल में, ये 5 स्टेज में होता है। तो पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा होता है नाइट्रिफिकेशन, तीसरा होता है एसिमिलेशन, चौथा होता है एमोनिफिकेशन एंड 5वां स्टेप होता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये हम पूरा अभी साइकिल को देखेंगे,
उसके बाद में फिर हम लोग इसे समझेंगे अच्छे से। तो ये आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78% के आसपास प्रेजेंट है। अब यहाँ से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के हेल्प से क्या करेगा, अमोनियम आयन में इसे कन्वर्ट करेगा या अमोनिया में इसे कन्वर्ट करेगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरीके से किया जा सकता है। एक तो होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी जिसमें कुछ बैक्टीरिया जो होगा उसे कन्वर्ट करेगा अमोनियम आयन में। दूसरा होता है लाइटनिंग के थ्रू या थंडरिंग के थ्रू, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है जिसके कारण से वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयन में। तो लाइटनिंग के थ्रू ये क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो लाइटनिंग के थ्रू अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा, डायरेक्टली इसे कन्वर्ट कर देगा अमोनियम आयन में। कुछ क्या होता है बैक्टीरिया, लेग्यूम प्लांट जो होता है, लेग्यूम प्लांट के में जो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है, वो क्या करेगा, इसे अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देगा। अब कुछ जो होता है इंडस्ट्रियल फॉर्म में, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, यानी इंडस्ट्री उसे क्या करता है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट करता है और वो फिर फर्दर यूरिया के फर्टिलाइजर बनाने के काम में यूज होता है। अब ये अमोनियम आयन जो कन्वर्ट हो रहा है, यानी नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनियम आयन में जो कन्वर्ट हो रहा है या अमोनिया में जो कन्वर्ट हो रहा है, इसी प्रोसेस को बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये 3 तरीके से हो सकता है। फिर उसी तरह से अमोनियम आयन जो है ये फिर क्या होता है कि यहाँ पे इसका नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा कि अमोनियम आयन को फर्दर नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया की ज़रूरत होता है। तो इसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है नाइट्रिफिकेशन में वो होता है नाइट्रोजोमोनाज। नाइट्रोजोमोनाज क्या करेगा, अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद दूसरा जो बैक्टीरिया होता है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा, नाइट्रोबैक्टर वो फिर से इसे क्या करेगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। आइए नाइट्रेट अब नाइट्राइट जो हो गया ये यूजेबल फॉर्म में आ गया। ये क्या करेगा, प्लांट अब कंज्यूम करेगा। तो प्लांट जो कंज्यूम कर रहा है नाइट्रेट या नाइट्राइट को, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन प्रोसेस। और ये जो प्लांट कंज्यूम करेगा, अब प्लांट को कौन कंज्यूम करेगा, एनिमल कंज्यूम करेगा। तो क्या होगा, फूड चेन के थ्रू क्या होगा, यही नाइट्रोजन ट्रांसफ़र हो गया एनिमल में। ये दोनों का जब डेथ होगा तो डिकम्पोजर इस पे एक्ट करेगा, डेट्रिटस पे एक्ट जब करेगा डिकम्पोजर मीन्स फंजाई और बैक्टीरिया, तो ये फिर से वापस इसे अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। यहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई एक्ट करके इसे फिर से वापस अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है। और क्या होगा कि जो नाइट्रेट बना है, नाइट्रेट में क्या होगा, कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी पाया जाता है सॉइल में। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हो गया वो फिर से इसे क्या करेगा, वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, यानी फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा, जो कि क्या होगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो ये आप जो डीनाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया यूज होता है वो है क्लोस्ट्रोडियम और स्यूडोमोनाज। तो ये आपको बैक्टीरिया याद करना है, बैक्टीरिया का नाम याद रखना है कि कौन सा प्रोसेस में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो है डायजोट्रॉप्स, एजोटोबैक्टर्स और राइजोबियम, 3 बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। उसी तरह से नाइट्रिफिकेशन में क्या था, नाइट्रोजोमोनाज, जो कि क्या करेगा, अमोनियम आयन को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेगा और नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा कौन, तो नाइट्रोबैक्टर। उसी तरह से एसिमिलेशन, प्लांट जो उसे कंज्यूम करेगा नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स को, उसे बोलेंगे एसिमिलेशन। फिर अमोनिफिकेशन, जो डिकम्पोजर एक्ट करके उसे क्या कर देगा, फिर से अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देगा, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे अमोनिफिकेशन। और जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसे क्लोस्ट्रोडियम या तो स्यूडोमोनाज, ये क्या करेगा, वापस इसे कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन गैस में, जो कि वापस रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। इस प्रोसेस को बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो अभी हम लोगों ने साइकिल में देखा था उससे हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला स्टेप क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये इनिशियल स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का। यहाँ पे क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होगा, जो कि मेनली क्या होता है, इनर्ट फॉर्म में अवेलेबल होता है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसे क्या करते हैं, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी अमोनिया या अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, ये इसमें जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसे बोलते हैं डायजोट्रॉप्स और एजोटोबैक्टर और राइजोबियम बैक्टीरिया। ये इसे क्या करेगा कि यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी अमोनियम आयन NH4+ में उसे कन्वर्ट कर देगा। और ये बैक्टीरिया कैसे कन्वर्ट करता है, तो ये बैक्टीरिया में जो होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करेगा, जो गैसियस नाइट्रोजन है उसको हाइड्रोजन के साथ मिक्स करा देता है, यानी कंबाइन करा देता है और अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम उसमें प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। उसी तरह से अदर प्रोसेस है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का। तो पहला है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, जिसके हेल्प से करेंगे। तो लाइटनिंग के हेल्प से भी होता है।
लाइटनिंग या थंडर के हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, या इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया अंडर दी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशन में इसे मैन्युफैक्चर करते हैं अमोनिया को। दिस कैन ऑल्सो बी फिक्स थ्रू द मैनमेड प्रोसेस, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू करते हैं, प्राइमरली इंडस्ट्रियल प्रोसेस डेट क्रिएट अमोनिया एंड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर। अब टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखोगे तो पहला है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या होता है, जो नेचुरल फेनोमेना जैसे हो गया आपका थंडर और लाइटनिंग, ये क्या करेगा, जो डाई नाइट्रोजन है उसे ब्रेक करके उसे नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद में इसे फिर प्लांट यूज करता है। फिर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि मेनली फर्टिलाइजर फैक्ट्री वाले यूज करते हैं इसे फर्टिलाइजर बनाने के लिए। ये एक मैनमेड अल्टरनेटिव है डेट एड्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द यूज ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड by the direct combination of nitrogen and hydrogen and later it converted into various fertilizers such as urea। फिर उसी तरह से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि नाइट्रोजन इज नॉट यूजेबल डायरेक्टली एयर फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या करेगा, अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को अदर कंपाउंड में जो यूजेबल फॉर्म होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। दूसरा प्रोसेस जो होता है, दूसरा स्टेप जो इन्वॉल्व होता है वो होता है नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस में क्या करेगा कि अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में बाय द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन दिस सॉइल। और नाइट्राइट्स जो होता है फिर आर फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है नाइट्रोजोमोनाज बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, और क्या करेगा, नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन होगा। बाद में यही नाइट्राइट फिर क्या होगा, कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स में, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया उसे कन्वर्ट कर देती है। इसका एक बार रिएक्शन देख सकते हैं कि ये अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया और ये नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो गया। ये नाइट्रोजोमोनाज बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होगा। ये फर्दर नाइट्राइट्स जो होगा नाइट्रोजोमोनाज बैक्टर नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, इसे फर्दर ऑक्सीडेशन करा करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गया नाइट्रिफिकेशन। अब थर्ड प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में हम लोग क्या देखा कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होता है वो क्या करेगा, अब जब वो यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया है तो अब क्या करेगा कि प्लांट उसे एज ए न्यूट्रिएंट के फॉर्म में उसे रूट के थ्रू ऑब्जर्व करेगा और वो फिर क्या होगा कि फूड चेन के थ्रू या फूड वेब के थ्रू क्या होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन। और चौथा स्टेप जो होता है अमोनिफिकेशन, जब प्लांट या एनिमल डाई होगा या तो उसका जो एक्सक्रीशन होगा और जो डेथ होने पे जो वो फिर से क्या होगा, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके बॉडी में वो क्या होगा, फिर से वापस सॉइल में चला जाएगा अमोनिया के फॉर्म में या तो अमोनियम आयन के फॉर्म में। ये यहाँ पे जो मेनली इन्वॉल्व होता है डिकम्पोजर के हेल्प से किया जाता है, जिसमें मेनली बैक्टीरिया और फंजी होता है प्रेजेंट होता है सॉइल में। वो इसे फिर से क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। और लास्ट स्टेप जो होता है इसमें वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या हो गया, इज द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन कंपाउंड जो होगा मेक्स इट वे इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी जो नाइट्रोजन कंपाउंड है फिर से वापस कहाँ होगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। यानी नाइट्रेट जो था वो क्या होगा, गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे कन्वर्ट जो करता है क्लोस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनाज बैक्टीरिया जो होता है प्रेजेंट होता है वही इसे कन्वर्ट करता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और इस तरह से क्या हुआ, नाइट्रोजन फिर से वापस एटमॉस्फेयर में चला गया और इस तरह से साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया कि एटमॉस्फेयर से आया फिर से वापस एटमॉस्फेयर में चला गया। तो इसे बोलेंगे नाइट्रोजन साइकिल। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा तीनों गैसियस साइकिल जो तीनों इंपॉर्टेंट गैसियस साइकिल था, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, तीनों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग सेडिमेंट्री साइकिल के बारे में देखेंगे। अब सेडिमेंट्री साइकिल को देखने से पहले एक बार इस साइकिल को आप देख लीजिए यहाँ फिगर में कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये लाइटनिंग के थ्रू या जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसके हेल्प से क्या होगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा और ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया या अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। इस पर फिर क्या होगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होगा उससे फर्दर नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेगा, यानी नाइट्रिफिकेशन होगा इसका। और ये फिर इसे क्या करेगा, प्लांट इसे यूज करेगा एज ए न्यूट्रिएंट्स के रूप में। और ये जब एनिमल इसे कंज्यूम करेगा तो क्या होगा, इससे फूड चेन के रूप में ट्रांसफ़र हो जाएगा फूड चेन के थ्रू। ये दोनों का डेथ होगा तो फिर क्या होगा, अमोनिफिकेशन होगा। और ये जब फिर इस यहाँ पे कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेगा, इसे वापस फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये पूरा इस तरह से क्या होगा कि नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो गया।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंट्री साइकिल के बारे में। तो जो फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता, ये क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक में प्रेजेंट होता है और ये सेडिमेंट्री साइकिल के थ्रू ही सर्कुलेट होते रहता है। तो जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व होता है सेडिमेंट्री साइकिल में वो एटमॉस्फेयर के थ्रू साइकिल नहीं करता है, बल्कि एक अदर पैटर्न फॉलो करता है, जैसे एरोजन, उसके बाद सेडिमेंटेशन, माउंटेन बिल्डिंग, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट थ्रू द एक्सक्रीटा ऑफ मरीन बर्ड्स। ये सब के हेल्प से ये इसका ट्रांसपोर्ट होता है, ना कि एटमॉस्फेयर के थ्रू। तो सबसे पहले नंबर सेडिमेंट्री साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोरस साइकिल। तो फॉस्फोरस के बारे में हम लोग सबसे पहले लोग जानते हैं कि फॉस्फोरस, उसका बेसिक्स के बारे में जानते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंस है फॉस्फोरस का हमारे लाइफ में। उसके बाद हम लोग फॉस्फोरस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर फॉस्फोरस के बारे में देखें तो ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जैसे ये अगर न्यूक्लिक एसिड का बात करें, जैसे डीएनए हो गया, तो डीएनए में भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। उसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड से बना होता है, तो फॉस्फोलिपिड में भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में फॉस्फोरस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर बहुत सारे एनिमल जो है उसे लार्ज क्वांटिटी में फॉस्फोरस की ज़रूरत होता है, सेल्स का फॉर्मेशन के लिए, बोन्स का फॉर्मेशन के लिए, टीथ का फॉर्मेशन के लिए, ये सब भी फॉस्फोरस से ही बनता है। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट क्या करता है, ये बोन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये इंपॉर्टेंस है फॉस्फोरस का, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्फोरस इन आवर लाइफ। तो अब फॉस्फोरस का सोर्स के बारे में जानते हैं कि फॉस्फोरस प्रेजेंट कहाँ से होता है, फॉस्फोरस मिलता है आखिर में हम लोगों को कहाँ से। तो अगर नेचर में देखा जाए तो फॉस्फोरस जो है मेनली फॉस्फेट आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, PO4 3-। फॉस्फेट जो होता है कंपाउंड जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक में प्रेजेंट होता है। और जैसे रॉक का वेदरिंग होता है तो, और ये वेदरिंग जो होता है ये तुरंत नहीं होता है, ये लॉन्ग टाइम लेता है, यानी 1000 ईयर्स लगभग लग जाते हैं, 1000 ईयर 1 लाख ईयर्स के आसपास लग जाते हैं इसका वेदरिंग से यानी प्रोसेस होने में। द फॉस्फोरस दे कंटेन स्लोली लीचेज इनटू द सरफेस। जब वेदरिंग होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके लीचेज हो जाएगा, किस में, सरफेस वाटर में और सॉइल में। जैसे फिर हो गया वोल्केनिक गैस हो गया, एरोसोल्स हो गया, मिनरल डस्ट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट फॉस्फोरस सोर्स है, यहाँ से भी फॉस्फोरस हमें मिलता है। फॉस्फोरस भले ही इसका कोई गैसियस फेज नहीं है, यानी ये सेडिमेंट्री फॉर्म में ही रहता है, ये गैसियस फेज में नहीं रहता है, यानी सॉलिड फॉर्म में ही होता है, अनलाइक अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये हमेशा यानी सेडिमेंट्री फॉर्म में होगा, यानी रॉक के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ना कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो अब हम लोग पहले फॉस्फोरस साइकिल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रॉक है, रॉक में फॉस्फेट आयन के रूप में फॉस्फोरस प्रेजेंट है। जब इस रॉक का वेदरिंग होगा ये क्या होगा कि लीच होकर के कुछ तो चला जाएगा सॉइल में, अंडरग्राउंड फॉस्फेट रिजर्व, और कुछ लीच होकर के कहाँ चला जाएगा, वाटर में चला जाएगा और सॉइल में चला जाएगा। और ये जो फॉस्फेट रिजर्वायर है ये फिर प्लांट इसे एब्जॉर्ब करेगा, और जब प्लांट को फिर कंज्यूम करेगा एनिमल, तो क्या होगा, फूड चेन के थ्रू फॉस्फेट इसमें ट्रांसफर होगा फॉस्फोरस। और ये जब डेथ होगा इसका, एनिमल का, प्लांट का, तो डिकम्पोजिशन होगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा तो डिकम्पोजर इस पर एक्ट करेगा, और ये फिर से क्या होगा, फॉस्फेट में यानी सॉइल में जाकर के मिल जाएगा, यानी फॉस्फेट आयन फिर से वापस जाकर के रॉक में जाकर के मिल जाएगा, सॉइल में चला जाएगा, और फिर इसका लीचिंग होकर के ये फिर मरीन इकोसिस्टम में चला जाएगा, यानी वाटर में चला जाएगा। या अगर फॉस्फेट जैसे DAP, जैसे डायमोनियम फॉस्फेट जो फार्मर लोग यूज करते हैं, जो फर्टिलाइज़र, वो क्या होगा, उसका जब रन ऑफ होगा यानी फार्मलैंड से, यानी वाटर जब फ्लो होगा वहाँ से, उसके थ्रू, रन ऑफ के थ्रू भी ये क्या होगा, ओशन में चला जाएगा। या तो फॉस्फेट जो वेदरिंग रॉक का हुआ है वो वाटर जब यानी रेनफॉल हुआ है या प्रिसिपिटेशन हुआ तो उसकी हेल्प से भी वाटर कैरी करेगा, क्या फॉस्फेट आयन को कैरी करेगा और वाटर में मिल जाएगा, ओशियन में चला जाएगा। आइए जब फिर क्या करेगा, एक फॉस्फेट सेडिमेंट का फॉर्मेशन करेगा। अब फॉस्फेट सेडिमेंट का फॉर्मेशन करेगा, इससे एक फॉस्फेट रॉक बन जाएगा। ये फॉस्फेट रॉक फिर जो होगा जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट प्रोसेस के थ्रू फिर वापस ये ऊपर की ओर आ जाएगा। तो जिस तरह से क्या हो रहा है, फॉस्फोरस साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि वेदरिंग हुआ रॉक का, रॉक में यानी फॉस्फेट आयन के रूप में फॉस्फोरस प्रेजेंट था। अब वो फिर से कहाँ चला गया, सॉइल में, सॉइल से एब्जॉर्ब किया कौन, प्लांट, अब प्लांट को कंज्यूम किया कौन, एनिमल, तो इससे फॉस्फोरस चला गया एनिमल में। जब इसका डेथ होगा तो डिकम्पोजिशन यानी डिकम्पोजर उस पर एक्ट करेगा और फिर से वापस कहाँ चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। अभी फिर लीचिंग के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ओशन में चला जाएगा। और यह जब फार्मर DAP यानी
फार्मर जब डीएपी यानी फर्टिलाइजर यूज करती है डायमोनियम फॉस्फेट को, तो रन ऑफ के थ्रू क्या होगा, फिर से वाटर में वो भी चला जाएगा। वेदरिंग जो हो रहा है रॉक का, कुछ तो लीचिंग होगा यानी सॉइल में चला जाएगा, लेकिन कुछ जब प्रिसिपिटेशन होगा यानी रेनफॉल जब होगा उसके हेल्प से, वाटर के हेल्प से क्या होगा, कुछ ओशन में चला जाएगा। ओशन में चला जाएगा तो इससे क्या होगा, एक फॉस्फेट का सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, यानी एक फॉस्फेट रॉक बनेगा इनसाइड द वाटर। ये जब फॉस्फेट रिजर्व जो होगा फिर से क्या होगा, जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट प्रोसेस के थ्रू वापस ऊपर की ओर आ जाएगा। इस तरह से क्या हो रहा है, फॉस्फोरस साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो अभी इसे एक बार रीड कर लेते हैं कि फॉस्फेट कंपाउंड जो होगा सॉइल में, वो उसे प्लांट यूज करेगा और वहाँ से फिर ये फूड चेन के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा एनिमल में। और जब प्लांट और एनिमल अपना वेस्ट को एक्सक्रीट करेगा या डेथ होगा, तो फॉस्फेट क्या होगा, डेट्रीवोर्स उससे फिर से डिकम्पोजर उसे फिर से वापस सॉइल में भेज देगा। फिर फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड जो होगा वो सरफेस रन ऑफ के थ्रू भी हो सकता है, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, ओशियन में हो गया, वेयर दे आर टेकन अप बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। व्हेन फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड फ्रॉम द बॉडी और वेस्ट ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म सिंक इनटू द फ्लोर ऑफ ओशियन, दे फॉर्म ए न्यू सेडिमेंट्री लेयर। उससे एक सेडिमेंट्री लेयर का फॉर्मेशन होगा मरीन इकोसिस्टम में। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉस्फोरस कंटेनिंग सेडिमेंट्री रॉक जो होगा वो क्या होगा, जियोलॉजिकल प्रोसेस जिसको बोलते हैं अपलिफ्ट, उसके हेल्प से क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा। यानी इस तरह से क्या हो रहा है, फॉस्फोरस साइकिल कंप्लीट हो रहा है। जिस तरह से कार्बन साइकिल हो रहा था उसके जैसा नहीं, अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रिस्पायरेटरी रिलीज हो रहा है, यानी वहाँ रिस्पायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्पायरेशन नहीं हो रहा है ऑफ फॉस्फोरस इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हम लोग फॉस्फोरस साइकिल के बारे में देख लिया। और दूसरा जो सेडिमेंट्री साइकिल इंपॉर्टेंट है वो है सल्फर साइकिल। तो सल्फर साइकिल को पढ़ने से पहले हम लोग पहले सल्फर के बारे में जानेंगे कि सल्फर का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सल्फर जो है वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ का, और ये जो येलो कलर का है, ये आप फिगर में आप देख सकते हैं, येलो कलर का ब्रिटल नेचर का है, ये भी आप देख सकते हैं, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है और नॉन मेटल है। ये सल्फर जो होता है, जितने भी प्रोटीन होता है सारे में प्रेजेंट होता है। प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है सल्फर को, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, डायरेक्टली एब्जॉर्ब सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड जैसे मिथायोनिन, साइटिन, सिस्टैनिन, इस फॉर्म में यानी अमीनो एसिड के फॉर्म में प्लांट इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है सल्फर का। इसका सोर्सेस क्या क्या है, तो सल्फर जो होता है एटमॉस्फेयर में अगर देखा जाए तो ये रिलीज होता है फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, वोल्केनिक एक्टिविटी से, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जब डिकम्पोजिशन होता है तो उससे भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। फिर उसी तरह से अगर लैंड में देखा जाए तो लैंड में जो है सल्फर स्टोर्ड होता है अंडरग्राउंड रॉक में और मिनरल्स के फॉर्म में। ये प्रिसिपिटेशन के थ्रू रिलीज होता है, या वेदरिंग जब होता है रॉक का, या जियोथर्मल वेंट्स के थ्रू ये रिलीज होता है। अब साइकिल के बारे में इसका देखेंगे कि सल्फर साइकिल किस तरह से ऑपरेट होता है। तो सल्फर साइकिल को अगर देखें तो सल्फर साइकिल मोस्टली जो होता है सेडिमेंट्री होता है, लेकिन इसका केवल दो ही कंपाउंड जो होता है जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसियस कंपोनेंट में होता है जो कि नॉर्मल सेडिमेंट्री साइकिल में ऐड करता है। ये सल्फर जो रिलीज होता है वेदरिंग रॉक का वेदरिंग से रिलीज होता है, जैसे कि आप साइकिल में हम लोग देखते हैं पहले कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सल्फर, मान लीजिए सल्फर का रॉक है, सल्फर का रॉक का यहाँ पे क्या होगा, डी यानी उसका वेदरिंग होगा, वेदरिंग के थ्रू क्या होगा, वेदरिंग के थ्रू ये सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो गया। सल्फेट आयन क्या करेगा, प्लांट इसे अपटेक करेगा, प्लांट यूज करेगा। अब प्लांट को जब एनिमल कंज्यूम करेगा तब इसमें आ गया, एनिमल यानी फूड चेन के थ्रू एनिमल में ट्रांसफ़र हो गया सल्फर। आइए जब इसका डिकम्पोजिशन होगा यानी डेथ जब होगा, जब डिकम्पोजिशन होगा इसका, तो फिर से वापस सॉइल में चला गया। अब कुछ जो सल्फेट आयन होगा वो एयर के कांटेक्ट में आकर के हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेगा या सल्फाइड आयन बना लेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, फैक्ट्री से रिलीज हो रहा है फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, और इधर हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज हो रहा है। तो वेदरिंग जब होगा, ये सल्फेट आयन का जब वेदरिंग होगा तो एयर के कांटेक्ट में आकर के हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा कि फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। ये जब एटमॉस्फेयर में जाएगा, यहाँ पे जब वाटर होगा यानी वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो इससे क्या होगा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में आ जाएगा, यानी जो कि वीक एसिड होता है उसके फॉर्म में आ जाएगा। इससे इसका क्या होगा, एसिड रेन के फॉर्म में ये इसका वेट डिपोजिशन होगा, कुछ जो होगा ड्राई डिपोजिशन भी होगा, और ये मरीन में भी हो सकता है, मरीन इकोसिस्टम में भी हो सकता है, या लैंड इकोसिस्टम में भी हो सकता है। अगर लैंड इकोसिस्टम में हो रहा है और प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो क्या होगा, रन ऑफ के थ्रू ये फिर से वापस
मरीन इकोसिस्टम में चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सल्फेट आयन जो होगा यहाँ पे डिजॉल्व हो जाएगा ओशियन में जा करके। आइए जो डिपोजिशन जो होगा सल्फेट का, सल्फाइड्स का सेडिमेंट्स में, ये फिर से वापस सॉइल में जाएगा सल्फेट आयन के फॉर्म में, ये सल्फेट आयन फिर से प्लांट में जाएगा, प्लांट फिर से ये, तो इस तरह से साइकिल कंटिन्यू होगा। तो अब एक बार यहाँ से देख सकते हैं कि जब सल्फ़र रिलीज होगा वेदरिंग, रॉक के वेदरिंग से, तो क्या होगा, सल्फ़र जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा एयर का, ये क्या होगा, सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और सल्फेट जो होगा फिर से प्लांट और माइक्रोब उसे यूज करेगा और उसे ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ऑर्गेनिक फॉर्म जो होगा सल्फ़र का, ये कंज्यूम करेगा कौन, एनिमल, यानी ऑर्गेनिक फॉर्म करने का मतलब अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन के फॉर्म में, ये कंज्यूम करेगा एनिमल, अब फूड चेन के थ्रू एनिमल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इस तरह से सल्फ़र का मूवमेंट होगा फूड चेन में। और जब एनिमल का डेथ होगा, कुछ सल्फ़र जो होगा रिलीज होगा डिकम्पोजिशन के थ्रू, जबकि कुछ जो होगा, जो माइक्रोब्स जो उस पर एक्ट कर रहा है, यानी डिकम्पोजर का काम कर रहा है, उसके टिश्यू में कुछ इंटर हो जाएगा, और ये जो सल्फ़र जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, ये फिर से वापस सॉइल में चला जाएगा, और या पॉन्ड के या लेक के बॉटम में चला जाएगा, या तो सी के बॉटम में चला जाएगा, या तो एक्सक्रीशन के थ्रू, या तो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू ये वापस उसके बॉटम में चला जाएगा, सी या पॉन्ड हो गया या लेक में हो गया, या तो सॉइल में चला जाएगा। अब इसका सोर्सेज क्या क्या है, तो बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज हैं, देयर आर सेवरल नेचुरल सोर्सेज, जैसे हो गया वोल्केनिक करप्शन हो गया, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, फिर ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन स्वैम्प्स, वहाँ से भी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का यानी रिलीज होता है, सल्फर डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड इज कैरिड बैक टू द अर्थ आफ्टर बीइंग डिजॉल्व इन रेन वाटर, यानी वो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये क्या होगा, रेन वाटर में जाकर के डिजॉल्व होगा और सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में वापस एज ए एसिड रेन के फॉर्म में वापस फिर से अर्थ पे आएगा विथ सल्फ्यूरिक एसिड। दिस सल्फर फॉल्स ऑन अर्थ विथ रेनफॉल। तो इस तरह से बायोजियोकेमिकल साइकिल जो था पूरा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो आएगा, तो इसके बाद हम लोग जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जितने भी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस आया है और यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितना हम लोगों ने टॉपिक कर लिया उसके बेसिस पे जो जो क्वेश्चन आया है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।